हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। आज थोड़ा ज्यादा काम है, बाकी प्रश्न आते रहेंगे। ठीक हो। मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था। तो क्रिटिकल रीजनिंग। आज, हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग, तो वो आज फिर वही करेंगे हम। वो बेसिक्स ही आ, देखी। आज हाँ, कल तो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि क्रिटिकल रीजनिंग में किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें प्रेमिस क्या है और उसकी कंक्लूजन क्या है। और आज हाँ, ये तीन चीज़ें की थी, ठीक। ठीक है, तो तो अब हमने उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारा क्वांट वाला पार्ट कवर हो गया सारा। नहीं नहीं, अभी तो बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है। अच्छा, तो हम फिर शिफ्ट क्यों किए, हम के इस तरफ क्यों आए? हम इस वजह से आए हैं क्योंकि ये वाली साइड भी बहुत ज्यादा है और क्वांट वाली भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस वीक के बाद ना थोड़ी सी हम्म। क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितनी चीज़ें रह गई हैं। क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस वीक के बाद इतना कम से कम हमारा हो जाए कि हम एक मॉक टेस्ट दे दें। सही हो गया, सही हो। तो उसके लिए कम से कम बेसिक्स तो हमें आए ना, सारे सारे एरियाज की। उसके बाद फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा आज टिपिकल रीजनिंग हमने कर ली थी। रेशोज हमने की थी कल। हाँ की थी, रेशोज हमने कर हाँ, ली थी। रेशोस रेशोस की थी। तो होनी थी परसेंटेजेस। आज हमने करनी है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता है कि हम परसेंटेजेस को इस तरह लिखते हैं 75%। इससे हम 0.75 भी लिख सकते हैं। और अगर मैं लिखता हूँ 100%, तो उसका मतलब है 1। और उसका मतलब है 100/100। मतलब ये सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक तरीका यह है कि जो बेसिक रिलेशनशिप है ना, वो है, अगर मैं कहता हूं कि आप कैलकुलेट करें 30% ऑफ 80। ठीक है, तो उसका बेसिक तरीका ये है कि आपने लिखना है पार्ट, होल, और यहां पर आता है आपका 30 में से 80, सॉरी 30% तो 30 100, होल इसका 100 है। और 30% ऑफ 80, तो ऑफ 80 का मतलब है कि 80 में से आपने निकालना है ना, तो होल इसमें क्या हो गया, 80 और एक्स, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो फिर इसकी रिलेशनशिप इस तरह बनती है कि हम लिखेंगे 30/100 इज इक्वल टू x/80। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इक्वेशन किस तरह बनती है, ये सारी टेक्निक है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, पार्ट ऊपर आएगा, होल नीचे आएगा, और फिर आपने देखना है कि क्या चीज मुझसे मांगी गई है, और वो होल है या पार्ट है। और जो चीज मांग रहे हैं वो एक्स हो जाएगा, और जो हमें गिवन है वो अगर होल है तो 80 में 80 नीचे आ जाएगा, अगर वो पार्ट है तो 80 ऊपर आ जाएगा। इस पॉइंट की समझ आई आपको?
यस। ठीक है। अब हम एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है 75% ऑफ 75% ऑफ what number is 21। ठीक है। तो अभी अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्ट ऊपर और होल नीचे। ठीक है। तो 75% हमें पता है कि 75 पार्ट है और होल उसका 100 है। 75% ऑफ वट नंबर इज 21। तो वट नंबर जो है वो बेसिकली हमसे पूछना चाह रहा है कि वो होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या है, और जो भी वो होल नंबर है 75% उसका 21 बनता है। 21 बनता है। तो ये रिलेशनशिप इसकी बनती है। तो फिर हम सीधा लिखेंगे 75/100 इज इक्वल टू 21/x, और यहां से हम x फाइंड कर लेंगे, और x हमारे पास वो होल नंबर होगा। ये प्रॉबेबली यहाँ पर मैंने लिखा, बल ये x हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो ये परसेंटेजेस फाइंड करने का तरीका है, पार्ट ओवर होल, और इस तरह उसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। यस। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 90 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। दोबारा वही करते हैं, पार्ट होल। हम कह रहे हैं कि 90 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। ये देखा मैंने किस तरह इसे फॉलो किया। मैंने 90 से शुरू किया लिखना। मैंने कहा 90 इज व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज का मुझे पता है x/100 आ जाएगी, ऑफ 40, यानी कि होल इसमें 40 कह रहा है। तो ये हमारे पास 90/40 इज इक्वल टू x/100, और यहां से x आप फाइंड करेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 90 इज 225% ऑफ 40। ये इसका आंसर। ठीक है। ठीक। इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लिख लें, आप खुद कर लीजिएगा। 84 is 70% of what number। ये आपने करना है। फिर आपने करना है 30 is what percentage of 50। ये भी आपने करना है। ठीक है। ये आप लिख लें, फिर मैं ये मिटा रहा हूं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है 10% ऑफ ये 500 जो क्या होता है। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जो लिखे थे ये सॉल्व भी कर लेना। हाँ हाँ, आपने सॉल्व करने हैं, ये खुद कर लें आप कह रहे हैं अच्छा मैं कर यहाँ लूं। पे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, चले पहला जो क्वेश्चन था वो था कि 84 इज 70% ऑफ व्हाट नंबर। ये आ जाएगी इक्वेशन। दूसरा है 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ये आ जाएगी। ठीक है। ठीक हो। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक।
फिर आपके पास 10% है, 10% ऑफ 500, 10% ऑफ 500 क्या होता है? 50। सिर्फ डेसिमल पॉइंट आप इधर मूव कर देंगे एक प्लेस, ठीक है। 5% ऑफ 500 क्या होगा? आप 50 ही लेंगे, 10% लेंगे और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा, ठीक है। और 1% ऑफ 500 क्या होगा? आप डेसिमल पॉइंट्स को 2 प्लेस मूव कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो जब आपके पास 10% आ गया, 5% आ गया, 1% आ गया, अब इनके कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूं 34% निकालें, तो आप पहले 10% ले लेंगे एक नंबर का, वो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट सिर्फ आपने एक पॉइंट मूव करना, और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और उसके अंदर आप 1% ऐड कर देंगे जो कि मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो वो आपके पास 34% आ जाएगा। सर ये दोबारा तो बताएं ये क्या? लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ 34% ऑफ 640 निकालें, सेम ठीक है। एग्जांपल लें क्योंकि मैंने वो लिखी हुई है, सेम एग्जांपल से ही करें। 10% ऑफ 500 एंड देन 10% ऑफ 34% ऑफ 500 तो 5। हाँ वो नहीं, उससे आगे जो चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, 34% ऑफ 500। ठीक है। 34% ऑफ 500, हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसको पार्ट होल से करता हूं तो मैं लिखूंगा कि 34% ऑफ 500, इस तरह करके आप एक्स फाइंड करेंगे। तो आप 500 को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा जीआरई के एग्जाम पे। तो इस तरह का आसान तरीका इन नंबर्स के लिए ये होता है कि 34 आपको पता है कि ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इनसे मिलकर 34 बन रहा है। तो 10% आपने निकाल लिया, 50 है, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 150 आ गया। 1% आपने निकाल लिया, 5 है, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 20 आ गया। इन दोनों को आपस में जमा कर दें, 170 आ गया। इस पॉइंट की समझ आइए? यस। ठीक है। तो कभी कभार इस तरीके से तोड़ के चीजों को करना ज्यादा फास्ट हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में आप चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसमें गलती की भी गुंजाइश होगी। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस तरीके से करना है। अच्छा, अब आपके पास आते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक टीवी है जिसकी प्राइस है $690 और उसके ऊपर डिस्काउंट है। डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी जो वो सेविंग्स हुई है ना, सेविंग्स हुई है, वो हो गई है $67 की। तो आप बताएं कि कितने परसेंट डिस्काउंट उसे मिला, कितने परसेंट उसे डिस्काउंट मिला इस टीवी के ऊपर। अब एक तो तरीका ये है कि आप पहले 690 में से 67 निकालें, आपके पास एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आप डिवाइड करें 690 पे और उसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और उस परसेंटेज को आप देखें, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आसान तरीका ये है कि आप देखें कि यार 690 का 10% क्या है, 10% से शुरू करें। 10% इसका 69 होगा। अब ये वाला जो नंबर है ये 67 है, तो हमारा जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो 10% से थोड़ा सा कम है,
थोड़ा सा कम है 10% से, तभी वो 67 आया। तो आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी ए बी सी डी। ए में लिखा होगा 11%, बी में लिखा होगा जी 12%, सी में लिखा होगा 9.78% और डी में लिखा होगा 10.5%। आप फटाफट सी को प्रूव कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि 10 से कम होना चाहिए और यही उसका परसेंटेज डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आप तेजी से अपने सवाल हल कर सकते हैं बजाय इसके कि फॉर्मूला लगा के उसे कैलकुलेट करने बैठ जाए। ठीक है, इसकी समझ आई? सर ये एक दफा दोबारा बता दें, मेरा थोड़ा कनेक्शन इशू आ गया था। देखें, आपके पास एक टीवी है, उसकी प्राइस है $690 और उसके ऊपर आपने सेव किए हैं $67 जो कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है $67 का। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करें, टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है। तो एक तरीका तो ये है कि 690 माइनस 67 करें, तो ये आपके पास तकरीबन 623 आ जाएगा और 623 को डिवाइडेड बाय 690 करें तो ये आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एक परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका सीधा आप 10% से शुरू करें ना, आप इसका सीधा 10% लें 690 का, तो 10% क्या होता है 69 होता है। तो अब आपके पास 10% 69 है और टोटल सेविंग जो उसकी हुई है वो $67 हुई है, यानी कि उसे जो डिस्काउंट मिला है वो 10% के आसपास ही मिला है ना, 69 और 67 का फर्क है ना। तो 10% से थोड़ा सा कम उसे डिस्काउंट मिला है तब उसको $67 बचे हैं। तो आप अपने अपने क्वेश्चन में देखेंगे जहां पर 10% से थोड़ा सा कम आंसर होगा वो आप टिक कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभार टेक्निक भी यूज होती है। अब एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कॉफी है, उसकी प्राइस है 80 सेंट्स और वो 80 सेंट से चेंज होके 84 सेंट्स हो गई है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल कितने परसेंट चेंज आई है कॉफी की प्राइस में, परसेंट चेंज बताएं। तो पहले जो हमने किया था ना पार्ट होल, ये हमने टेबल फॉलो किया था। इस दफा हम करेंगे चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये रिलेशनशिप हम फॉलो करेंगे। तो आपके पास चेंज कितनी आई है 4 सेंट्स, ओरिजिनल प्राइस क्या थी 80 और परसेंट चेंज आपने फाइंड करनी है, परसेंट चेंज फाइंड करनी है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा 4/80 इज इक्वल टू 100 ओवर x ओवर 100। यहां से आप x फाइंड करेंगे तो आपके पास 5% आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5% इंक्रीज हुई है। इस क्वेश्चन की समझ आइए? यस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास शर्ट है, उसकी प्राइस है $30, वो प्राइस 20% डिक्रीज हुई है। आप फाइनल प्राइस बताएं क्या बनेगी, फाइनल प्राइस क्या बनेगी। दोबारा उसी चीज को लिखते हैं, चेंज और नीचे ओरिजिनल। अब आपने ओरिजिनल आपकी क्या है $30 आपकी ओरिजिनल थी, 20% डिक्रीज हुई है। तो आपने x फाइंड किया, तो यहां से आपके पास जब आप इसे इक्वेट करेंगे इक्वेशन को तो आपके पास x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब ये है 24 क्या चीज
आई एम सॉरी, x को जब आप करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 6 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। तो अब ये 6 क्या है? 6 वो डॉलर। है कि इतने डॉलर चेंज हुई है। तो डिक्रीज का मतलब है कि 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। तो 24 आपकी फाइनल प्राइस होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 24 होगा। हालांकि उन्होंने अपनी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं 6 भी लिखी होगी और आप उसे टिक कर देंगे, लेकिन ये बात याद रखनी है कि फाइनल प्राइस उन्होंने मांगी भी है, उन्होंने चेंज नहीं मांगी हमसे कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें। आपका स्कोर है किसी एग्जाम में, वो 1250 से इंक्रीज होके 1600 हो गया। तो आप बताएं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? दोबारा देख लेते हैं। 1250 से इंक्रीज होके, आई एम सॉरी, स्कोर, तो 1250 से इंक्रीज होके वो हो गया 1600। तो सबसे पहले हमारे पास जो चेंज ओरिजिनल की वो रेशो है, चेंज और ओरिजिनल, तो चेंज हमारे पास क्या है? 1600 माइनस 1250 इज इक्वल टू 350। 350। ठीक है, तो 350 आपके पास चेंज है, ओरिजिनल आपके पास 1250 है, और आपने परसेंट इंक्रीज बताना है। ये आप इक्वेट कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, अब वो मैंने नहीं देखा। x की बहरहाल आपके पास वैल्यू एक आ जाएगी, इनमें से मैं कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मूला है, इससे आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास परसेंट इंक्रीज आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह एक और देखें। आपके पास 30 गैलन्स हैं पानी के, 15% इवेपोरेट हो गए, बाकी कितने बचेंगे? तो टोटल गैलन आपके पास 30 थे, 15% इवेपोरेट हो गए, तो यहां से आप चेंज निकाल लेंगे। एक्स आपके पास, लेट्स आपके पास आता है 4.5। 4.5 आपके पास चेंज आ गई कि ये आपके पास गैलन्स इतने कम हुए हैं। तो टोटल गैलन्स कितने बचेंगे? 30 माइनस 4.5, 25.5 गैलन्स पीछे बच जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर बताएं क्वेश्चन क्या था? 30 गैलन्स है हमारे पास, 15% एवापोरेट हो गए हैं, और फिर क्या करना है? टोटल रिमेनिंग। टोटल। ओके। ठीक है, तो 4.5 तो चेंज आ जाएगा ना, तो उसमें से माइनस करेंगे 30 में से, तो 25.5 वापस रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, अब मैं ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था कि 80% से वो इंक्रीज होके 84% हो गई है, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। उसके अंदर एक रिलेशनशिप को आप नोट करें कि अगर हमारे पास एक्स आ रहा था 5%, तो अगर मैं 80 को 1.05 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 84 आता है। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस 5% का मतलब है कि 5% इंक्रीज, 1 माइनस 5% का मतलब है, जो कि 0.95 बनता है, कि 5% डिक्रीज।
इस रिलेशनशिप को बहुत यूज हम करेंगे अगर हमने जल्दी जल्दी आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वेट मैं पे आपसे क्या, रेज ना करें, अच्छा चले कंट्रोल अभी जी अगला करें। क्वेश्चन। 1 plus अच्छा चलो 5% is equal to 5% increase और 1 minus 5% is equal to 5%. जहाँ वो आ गया। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। What is 50% greater than 60? ये क्वेश्चन आप करें, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लें। Sir 90. मुदस्सिर आपका हुआ है? नहीं, अब देखें, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। एक तो हमने वही वाला क्वेश्चन किया, चेंज और ओरिजिनल। हमें पता है कि व्हाट इज 50% ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो वो बेसिकली हमसे वो क्या मांग रहा है, वो ये वाला चीज मांग रहा है ना। तो ओरिजिनल हमारा जो है वो 60 है, तो ये हमारी x हो जाएगी, ये हमारा x हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमारा x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। उस तो व्हाट इज 50% ग्रेटर देन 60, तो 60 प्लस 30 करके हम 90 निकाल लेंगे कि 90 इज 50% ग्रेटर देन 60। लेकिन इससे आसान तरीका था कि आप सिर्फ सिंपल ये करते कि यार 60 के अंदर 50% इंक्रीज करना है ना, तो 1.50 कर दें, ये भी आपके पास 90 आ जाता था। क्या मुश्किल था इसमें? तो इस वजह से ये जो चीज है ना कि 1 प्लस % इंक्रीज या फिर 1 - % इंक्रीज, ये बहुत फास्ट तरीका है और बहुत एफिशिएंट तरीका है। सर इस क्वेश्चन में तो वैसे सिंपल लॉजिक लग जाती है ना, 60 का 50% तो 30 होता है, 30 ऐड। हाँ हाँ, लॉजिक भी लग सकती है। लॉजिक से अगर आपसे तेज हो रहा है, लॉजिक से लगा दें। मैं आपको मैथमेटिकल उसमें, क्योंकि मुश्किल भी आ सकते हैं, जी तो जी। इस वजह से मैथमेटिकल तरीका ये है। अब एक और चीज इसको देखें, व्हाट इज, इसी क्वेश्चन को लें, 150% ग्रेटर देन 60। मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहां पर क्या आएगा। सर 2.5। हाँ, 60 × 2.5, और ये हमारे पास 150 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना जल्दी जल्दी अच्छा सवाल हो जाते हैं। ये आपने सर 2.5 किस तरह कैलकुलेट किया, ये मुझे नहीं समझ आई। फोल्ड कर ले, पूछ ले वो। एक मिनट, देखें 2.5 किस तरह है कि 60 × 1 प्लस 150%। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60 × 150%। का क्या मतलब है, 150 डिवाइडेड बाय 100, जिसका मतलब है यस 1 प्लस 1.5, तो ये आ जाएगा 60 × 2.5। बस आप ये समझ लें कि जो भी ये परसेंटेज है ना, उसके अंदर एक ऐड कर देना अगर वो इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें से एक माइनस करना। ठीक होगा। सर अगर वो
34% या 67% पूछते थे, फिर तो मल्टीपल्स में ही पड़ जाएंगे। ये तो 1.67 नहीं, उसके कैलकुलेटर निकाल लेना, लेकिन ये फास्ट है, ये तरीका फास्ट है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और इसका इसका ना आगे एक और बड़ा यूज होता है। मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करें। आपके पास प्राइस है $35, 20% इंक्रीज हुई है, नई प्राइस बताएं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, 70 इज 250% ग्रेटर देन व्हाट नंबर? सर पहले का तो 42 है, दूसरे का पहले की इक्वेशन क्या बनी है आपकी? सर मैंने वो बनाई है, मैंने तो चेंज और ओरिजिनल वाले मेथड से किया। अच्छा, चेंज वाले से किया, ठीक है। चेंज वाले से आपकी ये बनी है, x/35 इज इक्वल टू 20/100। जी जी। ठीक है, वेट, सर दूसरे के लिए वो चेंज नहीं, चेंज वाला भी लग सकता है, लेकिन उसमें वो बड़ा नंबर आ गया, और वो इक्वेशन भी वही बन जाती है यार, वो ये दोनों असल में है तो एक ही चीज है। फर्स्ट वाले में क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट वाले में 7 आता है। देखिए फर्स्ट वाले को मैं इस तरह करूंगा, 35 20% अगर इंक्रीज हो जाए तो ये नंबर आता है, और सेकंड वाले को मैं लेकिन करूंगा ये कि 7 नहीं आ 70। रहा, ये 42 आ रहा है। मेरा भी 42 आ रहा है। 35 मल्टीप्लाई बाय 1.20 7 42 आएगा, आ वो रहा है। करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले को मैं किस तरह करूंगा कि 70 इज 250% ग्रेटर देन व्हाट नंबर? तो 70 इज 250% ग्रेटर देन व्हाट नंबर? तो ये आपके पास 70 इंटू 3.5 आ जाएगा, और ये आपके पास सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर गया यार मैं। सर आप 70 इक्वल्स नहीं होना चाहिए। 70 इज 250% ग्रेटर, यानी कि 3.5 देन व्हाट नंबर, ये यस। रिलेशनशिप बनेगा। तो 3.5 को इधर लेके आएंगे तो ये 20 आ जाएगा। 70 इज 20, 70 जो है ना वो 20 से 250% ग्रेटर है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सक्सेसिव परसेंटेजेस भी होती हैं, और इसमें पर सक्सेसिव परसेंटेजेस में ये मेथड बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक चीज है, वो 20% इंक्रीज हुई है, उसके बाद वो 5% और इंक्रीज हुई है, तो बताएं टोटल इंक्रीज कितने परसेंट आया? तो हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि हम कहेंगे कि यार 25% आया, नहीं, वो कंपाउंड होगा। लेकिन वो कंपाउंड हो रहा है क्योंकि 20% जब इंक्रीज हो गया, लेट सपोज वो 120 हो गया, तो अब इस 120 का 5% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के केसेस में आप सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर वो सिंपल आपको दे देना कि आपको कोई नंबर ना दे, तो उसमें आप अपना बेस नंबर आप 100 चूज कर लें। ये सबसे आसान है, 100 से शुरू करें अपनी कैलकुलेशंस, और दूसरे नंबर पे आप उसे मल्टीप्लाई कर दें। फॉर इंस्टेंस इसी एग्जांपल को देख लें कि 20% इंक्रीज हुई है एक चीज की वैल्यू, और फिर 5% और इंक्रीज हुई है, तो आप बताएं कि टोटल इंक्रीज कितनी हुई है। ठीक है, तो आप लें कि यार 100 बेस नंबर है,
पहले वो 20% इंक्रीज हुआ है, उसके बाद वो 5% और इंक्रीज हुआ है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 126 आ जाएगी। 126 को और 100 को देख के आपको पता चल रहा है कि ये 26% इंक्रीज हुई है। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आइए। ठीक है ठीक है, सर। अच्छा ठीक है, हमने बेस 100 लिया हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं 26। बता दो हाँ, क्यों? वरना वरना फिर इसका ये तरीका है कि जो भी बेस होगी ना उसको आप 100 डिवाइडेड बाय 126 कर लें, तो यहाँ से आपके पास एक नंबर 0.26 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं उस एक्स अज्यूम कर रहा था, लेकिन उससे फिर कोई आंसर नहीं आता। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपके पास स्टॉक्स है, वो 25% इंक्रीज हुए हैं और उसके बाद 20% डिक्रीज हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में क्या फर्क है। अच्छा, तो 25 0.25 और 100 सर 50 का। आप बताएं मुदस्सिर। अगर मैं मैं बेस इस तरह 100। कर रहा हूँ, मैं 100 को ले रहा हूँ, उसमें जो है उससे 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25% के लिए। फिर मुझे ये नहीं पता डिक्रीज किस तरह करना है। तो नहीं डिक्रीज अगर मैं होगा। 1 माइनस 0.20 हाँ इंटू 100 होगा, इसी तरह होगा या कोई और तरीका है? नहीं 0.8 होगा, मैं कह रहा हूँ। देखें, इसका जवाब होगा 100 इंटू 1.20 इंटू 0.80। फिर बराबर हो ये जाएगा। आप ये आप करेंगे तो ये 100 आएगा। सर तो दोनों लेकिन में कोई फर्क नहीं। 5% है, 1.25 है। सॉरी, 1.25। मुदस्सिर इसकी समझ आइए, ये 1 प्लस 25% है। हाँ, वो 1 माइनस, ठीक है, मैं ये ठीक है, सही है। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल देखते हैं। आपके पास शर्ट है, वो है $D, उसके ऊपर सेल लगी हुई है और 20% ऑफ है, और जो सेल प्राइस है ना वो है $S। तो क्वेश्चन है कि D इज व्हाट परसेंटेज ऑफ S। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो D है ना, आप उसे ले लें कि भाई D इज इक्वल टू 100। बेस प्राइस आप 100 पिकअप कर लें। आपने जब बेस प्राइस 100 कर ली तो अब आपके पास 100 के ऊपर 20% ऑफ है, तो आपके पास 80 आ गई। तो S आपके पास 80 आ गई। बाकी सवाल आपका खत्म हो गया। तो आपने अब कैलकुलेट करना है कि 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। ये आपने कैलकुलेट करना। तो ये आपके पास 125% आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस सिंपल, आप 100 को चूज कर लें बेस प्राइस, उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें हमने डी अज्यूम किया है, ओरिजिनल जो प्राइस है 100। जी, अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो बेसिक से भी हो सकता है, जो हमने ये सक्सेसिव परसेंटेजेस का पढ़ा ना कि 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय ये, इनसे भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि इसे रट्टा मार लें इनके फॉर्मूलों को, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। पी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, आर आपके पास रेट है, इंटरेस्ट रेट है या जो भी है, और टी आपके पास टाइम है। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास फॉर्मूला है, अच्छा इससे निकलता क्या है, इससे आपके पास इंटरेस्ट निकलता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कि कितने, परसेंटेज अमाउंट, फाइनल अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट, फाइनल अमाउंट निकलती है इंटरेस्ट की। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो है पी 1+R/n होल की पावर n इंटू टी। अब आर टी और पी इन तीनों का तो आपको पता है, सिर्फ n इसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट है और इसका है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है, एक साल में कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हुई है। अगर वो कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग तो n=4 है। अगर वो कहते हैं बाय एनुअल या बाय एनुअल कंपाउंडिंग तो n=2 है। इसकी समझ आई है n की? सही हो गया जी, आ गए। ठीक है, अब असली पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूले से निकलता क्या है। इस फॉर्मूले से निकलता है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस कह लें या जो भी पेमेंट कह लें या मनी कह लें। ऊपर वाले सिंपल ऊपर वाले से निकलता था इंटरेस्ट, इससे इंटरेस्ट नहीं निकलता, इससे हमें हमारी फाइनल प्राइस निकलती है। उसमें से इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ता है, हम देखते हैं उसे कंपेयर करते हैं ओरिजिनल प्राइस से और हम कहते हैं अच्छा यार इतने परसेंट इंटरेस्ट इसकी, इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा है तो ये फाइनल प्राइस बनी है। समझ गए? अभी क्वेश्चन यस। करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल $5,000 है, 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किए हैं बंदे ने, 7% इंटरेस्ट रेट है। तो आप बताएं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब वो तो आप सिंपल करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 7% क्या मल्टीप्लाई है? बाय इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट 7 आर। पर, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.07। तो ये आपके पास, ओ नो 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 नो, गलती होगी बहुत बड़ी, ये मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं है, 6 वो तो मंथ्स कंपाउंड। नहीं, मैंने किया है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.07। लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं है, ये मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, क्योंकि जो टाइम है ना वो ईयर्स के अंदर होता है। तो 6 मंथ्स का मतलब है 0.5 ईयर्स। अच्छा हो गया कि ये मुझे भी याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.5। तो ये जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास $175 आ जाएंगे। तो $175 आपके पास इंटरेस्ट आया है इसके ऊपर। ठीक है, इसी को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कह लें, मैं कहता हूं आपके पास 5,000 है, एक साल के लिए इन्वेस्ट किए किसी बंदे ने, 8% इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप बताएं कि कितना इसका इंटरेस्ट कितना
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इसका? सर कंपाउंड में भी मंथ्स के लिए 0.3 डालेंगे? नहीं, ये तो 1 है ना, 1 ईयर है। नहीं, वो कंपाउंड जो क्वार्टरली हो रहा है, अच्छा वो 4 मरतबा लग रहा है, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इसका इसका देखते हैं ना, इसका फॉर्मूला है P ठीक 1 है, 4। प्लस R/n की पावर NT, तो ये हो जाएगा N4 हो गया ना? हाँ जी। N4 होगा 5000 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 4 into 1। इंटू 1, ठीक है। तो ये आप करें, इसका आ जाएगा 5412। तो अब इस जवाब के साथ आप मुझे बताएं कि इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर चढ़ा है। माइनस कर लेंगे ना। इसे ओरिजिनल में से माइनस करेंगे तो 412 आ जाएगा। 412 इंटरेस्ट आया इसके ऊपर। ठीक है, जी जी। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना है, अपने टाइम पे करना। आपके पास ये है लोन, लोन है आपके पास $12,000। इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर 14%। टाइम है आपके पास 3 साल। तो आपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एनुअल कंपाउंडिंग के साथ। और तीसरे नंबर पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ। कर लेंगे? यस। ठीक है, आइए मैं मिटा रहा हूँ। अब ये आपका परसेंटेज का हो गया। अब इसके बाद आपने जो मैं आपको नोट शेयर करूंगा ना, उसमें पेज नंबर 11 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हैं। वो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है, अपने टाइम में। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, वर्बल रीजनिंग की तरफ। सर जेआरई में लॉग्स भी होते हैं? लॉग्स लॉग ऑड्स होते हैं। अच्छा। अच्छा जी, अब हम आते हैं वर्बल रीजनिंग की तरफ। देखें, वर्बल रीजनिंग में हमने कल जो किया था ना, हमने किया था कि क्वेश्चन का प्रीमिस किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उसका स्टिमुलर उसका उसका कंक्लूजन किस तरह आइडेंटिफाई करना है। आज जो हम करेंगे ना, आज हम करेंगे कि क्वेश्चन का स्टेम किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है। स्टेम जो होता है ना, स्टेम होता है कि जो आपका बताता है कि इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये क्वेश्चन आप देखें। A pharmaceutical company claims its new allergy medication is more efficient than its previous version. The company bases this on a study showing a faster average response time along patients. और फिर नीचे वो स्टेम क्या दे रहा है? Which of the following, if true, most strengthens the company's claim? ठीक है, और नीचे फिर वो जो है ना बता रहा है कि ये 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताएं कि कौन सी मोस्ट स्ट्रेंथन करती है। अब जीआरई के अंदर
ये जो मोस्ट स्ट्रेंथन्स लिखा हुआ है ना, ये हाईलाइटेड भी हो सकता है, ये अंडरलाइन भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको ये बता रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब जब आप एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें ये नहीं लिखा होगा स्टिमुलस की हेडिंग अलग और स्टेम की हेडिंग अलग, इस तरह हेडिंग्स नहीं दी होंगी। उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ उन्होंने दिया होगा, 4-5 लाइंस का, 5 4 5 सेंटेंसेस का, और नीचे ये डायरेक्शन दी होगी कि ये आपने करना है, इसमें ये फाइंड करें। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं स्टेम। ये क्वेश्चन का स्टेम है। यहां से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन में मांगा क्या गया। तो पहले हमने वो किया था ना, क्या किया था हमने, जो जो कल हमने प्रैक्टिस किया था, वो कल हमने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन लिया था और हमने देखा था कि उसके प्रीमिस क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, और उसकी हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी कंक्लूजन की, जिसमें हमने कंक्लूजन आइडेंटिफिकेशन मेथड डिस्कस किया था। तो अब हम स्टेम की स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टेम आपकी टास्क को डिफाइन करता है। मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने आपने जवाब क्या देना है, तो फिर और आप क्या करेंगे। अब जीआरई के अंदर, अगेन यहाँ पर जीमैट लिखा हुआ है क्योंकि ये जीमैट के वो हैं, लेकिन जीआरई के अंदर भी यही सारी चीजें यूज होती हैं। ये मैंने जो बुक थी वो जीमैट वाली बुक थी, तो इस वजह से वो जीमैट लिखा हुआ। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिटेल्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है। आपने जो है ना, आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप वीकन करें आर्गुमेंट को, स्ट्रेंथन करें। आपसे ये पूछ सकते हैं स्पॉट लॉजिकल एरर्स और फ्लॉज, रिकंसाइल conflicting information, मैच द आर्गुमेंट विद अनदर विद द सेम रीजनिंग स्ट्रक्चर। मतलब देखिए, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं करने को। ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ ये कहें कि भाई वो आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करो या आर्गुमेंट को वीकन करो, वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो टेस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, फिर अगले उसमें लिखा हुआ है कि आपकी वर्डिंग्स चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और वो जो मैंने आपको वो जो बुक भेजी है, उसमें वो सारी कैटेगरीज लिखी हुई है। आई मीन सॉरी, जो मैं आपको अभी नोट्स भेजूंगा उसमें वो सारी कैटेगरीज लिखी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि नोट्स को रट्टा मत लगाएं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। नोट्स आपसे कभी भी नहीं याद होंगे, वो इतने ज्यादा नोट्स हैं, उससे उसको रट्टा लगाने बैठेंगे तो उससे आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, उसने आपको आपने उसके स्टेम को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और आपने उसको जो है ना, उसके क्राइटेरिया को देखना है कि वो कौन सा क्राइटेरिया आपको कह रहा है लगाने को। ठीक है, अब हम क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं कि क्राइटेरिया से मेरी क्या मुराद है। देखिए, जो भी आपके पास स्टेम आएगा ना, वो आपके पास इस तरह के इन कैटेगरीज में फॉल करेगा। उसको उन्होंने क्या किया है, उस बुक ने बड़ा अच्छे तरीके से ये, आप लोगों को मैं देखता हूँ थोड़ी सी अगर पूरी तस्वीर नजर आ जाए, इस तरह उन्होंने एक पिक्चर बना दी है। ठीक है, इस पिक्चर को अगर आप देखें, तो फैमिली 1 प्रूव, फैमिली 2 हेल्प, फैमिली 3 हर्ट। यानी कि आपने जैसे ही देखना है ना स्टेम, स्टेम के अंदर मैं आपको एक स्टेम दिखाता हूँ, मैं आपको एक स्टेम दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, all high performing employees at Zenco Corp have mentors. Therefore, assigning mentors to all employees will result in better performance. Which of the following, if true, casts the most doubt on the conclusion above? तो आप मुझे बताएं कि इस स्टेम ये किस फैमिली से बिलोंग करता है स्टेम, ये प्रूव, हेल्प या हर्ट? प्रूव है ना? विच नहीं, ऑफ द फॉलोइंग, 2 मिनट।
इफ Which ट्रू of the following true cast the most doubt on the, हाँ फिर हर्ट को करते हैं। हर्ट, आपने अपने अपने जो पीछे वाला आपका वो है ना पैराग्राफ, उसे हर्ट करना है, हाँ उसके ऊपर डाउट कास्ट करना है, उसको आर्गुमेंट को वीकन करना है। ठीक है, ठीक हो तो गया। इस तरह आपने ना स्टेम से आइडेंटिफाई करना है, स्टेम को देख के कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये प्रूव में जाता है, ये हर्ट में जाता है, या हेल्प में जाता है। अब यहां पर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम क्या बनाई हुई है कि एक के अंदर आप देखें स्टिमुलस में से एरो निकल रहा है और वो आंसर चॉइस को जा रहा है, यानी कि ये प्रूव वाला है कि आपने स्टिमुलस को लेना है जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है, और उस पैराग्राफ में से वो आंसर प्रूव होना चाहिए। ठीक है, उस पैराग्राफ में से वो आंसर अखज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो फैमिली टाइप है वो है हेल्प। हेल्प के अंदर एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि आपने आंसर चॉइस को देखना है और आंसर चॉइस उस पैराग्राफ को कॉम्प्लीमेंट करे, उसको सपोर्ट करे, उसकी मदद करे, उसको मजीद बेहतर करे। आंसर चॉइस को आंसर चॉइस कॉम्प्लीमेंट करेगी उसे। ठीक है, और तीसरे के अंदर जो हर्ट वाला है, उसके अंदर आप देखें कि आंसर चॉइस उसको हर्ट कर रही है, उसके ऊपर डाउट कास्ट कर रही है, उस आर्गुमेंट को वीकन कर रही है। तो अब आते हैं कि ये होती कौन सी है, वो नीचे लिखी हुई है। ये जो फैमिली वन है, जो प्रूव वाली फैमिली है, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। आप मेथड ऑफ रीजनिंग आइडेंटिफाई करें, आप फ्लॉ इन द रीजनिंग आइडेंटिफाई करें, पैरेलल रीजनिंग देखें। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने ऊपर से नीचे अखज करनी है। ऊपर वाले जो आपका वो है, जो पैराग्राफ है, वो आपके उधर से अखज होंगी ये, और ये आपके आंसर को सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह फैमिली टू को देखें, एजम्पशन, स्ट्रेंथन और सपोर्ट, रिजॉल्व द पैराडॉक्स। इस तरह की जब स्टेम में आपसे चीजें पूछी जाएंगी ना कि रिजॉल्व द पैराडॉक्स ऑफ द क्वेश्चन अबव, तो इसका मतलब है कि आपने नीचे वाले आंसर को देखना है और उससे ऊपर वाला पैराग्राफ सपोर्ट हो रहा होगा, उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ ना कुछ पैराडॉक्स रिजॉल्व हो रहा होगा, कोई ना कोई नई चीज निकल रही होगी, इस तरह। और तीसरे वाले का हमने देख लिया, वो वीकन है कि आपने हर्ट करना है अपने अपने पैराग्राफ को। तो जीआरई में बहुत बहुत तरीके से आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई है फैमिली की। यस। अब यहां पर ये बताया हुआ है कि आपके क्वेश्चन मिक्स होते हैं, और वो बेसिकली यही चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कॉग्निटिव स्ट्रेस आपको देना चाह रहे होते हैं, टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कितना आप स्ट्रेस लेते हैं। तो एक जगह आपको वीकन आर्ग्यूमेंट का कह देंगे, अगले क्वेश्चन में आपको कोई आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने का कह देंगे, उससे अगले क्वेश्चन में कुछ और हो जाएगा। तो वो बेसिकली आपको वो करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं। उन्होंने बताया भाई ने आप पढ़ लें कि ये आपने नहीं सोचना कि मल्टीपल आंसर्स जो है ना आपके होंगे इस तरह की क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में। स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपके मल्टीपल आंसर्स नहीं होंगे, आपके आपका एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। फिर ये भी आप पढ़ लें, ये भी बस बेसिक चीजें लिखी हुई हैं कि काफी ज्यादा रेंज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। फिर एक्सेप्ट का वर्ड, इस वर्ड को वो बहुत यूज करते हैं जीआरई में। अब एक्सेप्ट का वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है। जब आप किसी किसी क्वेश्चन के आगे, मिसाल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया था, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कास्ट्स द मोस्ट डाउट ऑन द कंक्लूजन अबव। अब अगर आखिर में मैं इसके एक्सेप्ट लगा देता हूं, आप सोचें सारी लॉजिक इसकी चेंज हो जाती है। कास्ट द मोस्ट डाउट ऑन द कंक्लूजन अबव एक्सेप्ट। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो चीज वो पूछ रहे हैं उसके उलट हो जाएगी। हेल्प हर्ट हो जाएगा, या हाँ, हर्ट है तो हेल्प। वो हेल्प वाला हो जाएगा या वो सपोर्ट वाला हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक्सेप्ट का जो वर्ड है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको जो है ना आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फिर और क्या चीज उन्होंने बताई है,
ये हमने बता दी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका ऑपोजिट चूज कर लें। एक्सेप्ट का मतलब, अगर आपसे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द आर्गुमेंट एक्सेप्ट, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वीकन ढूंढने लग जाएं कि वीकन कौन कर रहा है। आपने वो ढूंढना है जो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, ठीक है। उसके ऑपोजिट को मत ढूंढे, सिर्फ वो ढूंढे जो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, या जो डाउट कास्ट नहीं कर रहा, या जो वीकन नहीं कर रहा, या जो वो फिर इस लॉजिक केस नहीं में ले जो रहा, है, बस। इस केस में जो आपने वो हमें एक डायग्राम दिखाई थी, तो उसमें कौन कौन सा वाला हम चूज करेंगे फिर? देखें, डायग्राम इसमें मैं बताता हूँ, डायग्राम में यही होगी, हर्ट वाली ही होगी, लेकिन बजाय इसके कि वो आपके आर्गुमेंट को वीकन कर रहा हो, वो वीकन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपकी जो लॉजिक होगी ना, वो यही वाली होगी कि आपने अपनी आंसर को देखना है, और उस आंसर ने किसी ना किसी तरह से वीकन नहीं करना आपके स्टिमुलस को। समझ रहे हैं? सही हो गया, लेकिन पहले फिर ये हर्ट आपके तो ना, आंसर ने, ये फैमिली 3 में तो फिर नहीं आएगी ना, नहीं अगर नहीं, हमने वीकन नहीं करना, क्योंकि फैमिली 3 में एक ही होता है, वीकन होता है। फैमिली क्या? थ्री में, फैमिली नहीं नहीं, देखें, फैमिली थ्री का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी फैमिली थ्री का मकसद कोई ये नहीं है कि उधर हमने कोई फैमिली थ्री हमने लिखना है या कोई हमारे आंसर का वो आ जाना है। फैमिली थ्री का मकसद ये है कि आपके थिंकिंग पैटर्न को डायरेक्ट करना। थिंकिंग पैटर्न हाँ डायरेक्ट करने का मकसद ये है कि हाँ, आपने, मैं वही बात, हाँ, जी जी, बताएं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फिर हम इसी इसी को देख के इस हिसाब से करेंगे ना, फिर हमारा आंसर हमने वही देखना होगा जो वीकन कर रहा होगा। फिर आपने वो देखना है। देखें, आपके पास अगर एक आंसर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द आर्गुमेंट एक्सेप्ट, तो आपको पता है कि वीकन दी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट का मतलब है कि वो वाला आंसर आपने चूज करना है जो आर्ग्यूमेंट को वीकन नहीं कर रहा। तो अब इसमें लॉजिक सिर्फ ये है कि आपने अपने आंसर चॉइसेस को देखना है, आपने अपने स्टिमुलस को नहीं देखना। अब अगर आप उसे इस तरीके से करना चाहते हैं कि हेल्प वाले तरीके से कर लें कि यार अच्छा बताओ कौन सा वो है जो हेल्प कर रहा है, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कंफ्यूज इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ आंसर्स उसे हेल्प कर रहे हो, लेकिन वो, हमें ऐसा ऐसा आंसर चाहिए जो वीकन नहीं कर रहा। हमें हेल्प वाला नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो उसे वीकन नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक हो गया। और ये बहुत ट्रिकी क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपको दो तीन आंसर्स बहुत मिलते जुलते नजर आ रहे होते हैं, बहुत मिलते जुलते, और वो सारों की एक ही लॉजिक बन रही होती है। तो ये प्रैक्टिस से आपको आपको ना ये चीजें आएंगी और इसमें गलतियां होती हैं शुरू शुरू में। अभी ये मैंने इसके आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आप करेंगे तो आपको ना थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर चैलेंज आपको आ रहा है। अच्छा, ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि वीकन एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंथन। वीकन एक्सेप्ट का मतलब है कि बस वो वीकन नहीं कर रहा, या वो न्यूट्रल भी हो सकती है स्टेटमेंट, या स्ट्रेंथन भी हो सकती है। ये उन्होंने बात बता दी। तो न्यूट्रल हाँ स्टेटमेंट ठीक भी हो सही गया, स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है। सही हो। अब यहां पर भी वही चीज बताइए। हाँ, ये वाली जो लीस्ट का वर्ड है ना, लीस्ट, वो भी एक्सेप्ट की तरह ही वो काम करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट weakens the argument, या which of the following least strengthens the argument, तो वो भी आप समझ लें एक्सेप्ट की तरह का ही एक वर्ड है, जो जिसका फंक्शन यही होता है कि वो उलट कर देता है आपकी लॉजिक को। तो इससे भी आपने इसका भी ख्याल रखना। फिर एक टेक्निक उन्होंने बताई है, प्री फ्रेजिंग। प्री फ्रेजिंग का क्या मतलब है? प्री फ्रेजिंग का मतलब है कि आप अपने जहन में जवाब को फ्रेज कर लें, जो आप अपने जहन में पहले से ही जवाब बना लें, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शंस पढ़ना शुरू करें। तो अब मिसाल तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये वाला आप क्वेश्चन देखें। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम्स इट्स न्यू एलर्जी मेडिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन इट्स प्रीवियस वर्जन।
कि जो नई उसकी मेडिकेशन है वो प्रीवियस वाले से ज्यादा इफेक्टिव है। द कंपनी बेसिस दिस स्टडी showing a faster average response time among patients। उन्होंने ये कहां से अखज़ किया कि जो उनके पेशेंट्स थे उनका रिस्पांस टाइम बेहतर हो गया। उन्होंने कहा कि यार नई मेडिकेशन पे बेहतर रिस्पांस टाइम है तो बस नई मेडिकेशन ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स द कंपनीज क्लेम। अब आपने अपने ज़हन में पहले से जवाब सोच लेना है, यार कौन सी चीज होगी जो कंपनी को ना के क्लेम को ये स्ट्रेंथन कर देगी। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार अगर ऐसा होना कि वो दवाइयों से ठीक हो जाएं सारे लोग और नई दवाइयों से उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं, तो फिर तो वाकई, क्योंकि एवरेज रिस्पांस टाइम जो है ना, एवरेज रिस्पांस टाइम, उससे ये तो नहीं पता चल रहा कि वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं या उनकी उनकी सेहत बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर वो ठीक भी हो रहे हैं और वो सही भी हो रहे हैं, वो हेल्दी भी हो रहे हैं, तो ये एक एक चीज है। तो अब यहाँ पर जो है ना उन्होंने कहा है कि अब आप क्या करें, बिफोर रीडिंग चॉइसेस प्री फ्रेज टू स्ट्रेंथन वी वांट एविडेंस दैट द कंपैरिजन इज फेयर एंड वैलिड। अच्छा, इनमें कुछ और लिखा हुआ है। A pharmaceutical company claims its new allergy medication is more effective than its previous version। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपका आपका जो कंपैरिजन है आप प्रीवियस वर्जन से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने प्रीवियस वर्जन से कैसे कंपेयर किया, प्रीवियस वर्जन में आपको क्या चीजें खामियां नजर आई जो नई वर्जन में आपको नहीं नजर आई। तो आपने अपने ज़हन में, मकसद ये कहने का कि अपने ज़हन में कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस ले आए, कुछ ना कुछ सोच लें पहले से कि यार इसका जवाब ये होना चाहिए या इसमें ये बात कही है, और उसके बाद एक एक करके उसे पढ़ना शुरू करें ऑप्शंस को, ताकि आपको फिर पता इस हो कि लिहाज आप से क्या। ठीक अब है, इसको ठीक है, देखते हैं। द न्यूअर मेडिकेशन वाज टेस्टेड ऑन अ लार्जर सैंपल। द स्टडी, अब देखें ना, यहां से पता चल रहा है कि ये गलत है। द स्टडी वाज फंडेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी। Patients in the ये study भी नहीं है। reported fewer patients in the study reported fewer side effects. The two medications were tested under identical conditions. ये है। ठीक है, और पेशेंट्स ऑन दी ओल्डर ड्रग हैड हायर एलर्जी सिवियरिटी एट बेसलाइन। तो अब आपको एग्जैक्टली जब आपने अपनी अपनी पहले से थॉट अपनी प्रीफ्रेज कर ली, तो आप पता चल गया आपको कि डी जो है ना इसका ऑप्शन से तैयार है। तो ये प्रीफ्रेजिंग भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, फिर ये प्रीफ्रेजिंग हो गई। उसके बाद लॉजिकल ऑपोजिट। लॉजिकल ऑपोजिट होता है कि लॉजिकल ऑपोजिट में आपको किस तरह होता हूँ। लॉजिकल ऑपोजिट है जो नहीं, मिसाल के तौर पे आप वो कह रहे हैं कि इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करें, तो आप अपने जेहन में सोचते हैं कि यार अच्छा, इस आर्ग्यूमेंट को वीकन कौन सी चीज करेगी। अच्छा, जो चीज वीकन करेगी उसको तो पहले बाहर निकालो ना। तो आप एक एक करके वीकन वालों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। उसमें आपके पास अगर 5 ऑप्शंस थी तो पीछे 3 बच जाती हैं। उन 3 में से फिर आप देखते हैं कि स्ट्रेंथन कौन सा कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक होती है। तो ये जो जीआरई का वर्बल सेक्शन है ना, इसे आप वर्बल मत समझें, आप समझें कि ये मैथमेटिक्स ही है। इसके अंदर टेक्निक्स लग रही होती हैं, इसके अंदर आपकी लॉजिक लग रही होती है, और आपका आपका दिमाग बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, आपका आपकी ब्रेन पावर बहुत यूज हो रही होती है। आप उतना ही इसमें भी थक रहे होते हैं जितनी मैथमेटिक्स में, बल्कि मैथमेटिक्स ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने की इनसाइट्स आपको दे दी। की इनसाइट्स क्या है? सबसे पहली, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप, वो हमने बता दिया। फैमिली फ्रेमवर्क आप यूज करें कि ये प्रूव की फैमिली है, हेल्प की फैमिली है या हर्ट की फैमिली है। उससे आपकी थिंकिंग डायरेक्ट हो जाएगी कि मैंने किस चीज को देखना है, मैंने स्टिमुलस के ऊपर गौर करना है या मैंने आंसर्स के ऊपर गौर करना है। और तीसरे नंबर पे आप इसके ऊपर इससे बच के रहें, मोस्ट, एक्सेप्ट, लीस्ट, इन वर्ड से बच के रहें। प्री फ्रेजिंग अप्लाई करें जहां पर आपसे होती है या जहां पर आपको लगता है जरूरत है। और लॉजिकल ऑपोजिट्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपोजिट्स भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये इसके आखिर में ना मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, ये वैसे अभी तक मैंने खुद भी नहीं की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करें।
ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और जब ये सारे कर लेंगे तो आखिर में इनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो अपने पहले खुद करें और फिर इसके आंसर्स को इनसे चेक करें, उसकी रीजनिंग समझें, और इसको आप कर लें। बाकी मैं वो शेयर कर दूंगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में सिर्फ आंसर्स गिवन है या रीजनिंग नीचे मौजूद है? रीजनिंग भी मौजूद है। पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। चलें ठीक है, ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।